नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पीएफआई का मिशन 2047। पीएफआई के ठिकानों पर छापे के बाद नित नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई को असल मकसद भी सामने आ चुका है। वह 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा पाल रहा था। साथ ही उसके निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर भी थे। उसे खाड़ी देशों से भारी भरकम चंदा मिल रहा था। इस मकसद के बीच अब तक शांति का टापू कहलाने वाले मध्य प्रदेश में भी पीएफआई की जड़ें मजबूत होती जा रही थी। एमपी के 26 से ज़्यादा जिलों में पीएफआई का नेटवर्क है। इसमें सिमी के एक्टिव मेंबर भी शामिल हैं। एनआईए के छापों के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में हुए दंगों की फाइलों को धूल हटाई जा रही है। उनमें पीएफआई के कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अब तक प्रदेश का खुफिया महकमा क्या कर रहा था और क्या अब इस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए? तो इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में पीएफआई पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो वाकई डराने वाला है। मध्य प्रदेश आतंक का सॉफ्ट टारगेट बनता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में पीएफआई के सीमी से जुड़े होने के भी प्रमाण मिले हैं। एमपी के 26 से ज्यादा जिलों में पीएफआई अपना जाल बिछा चुका है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि सीमी के एक्टिव मेंबर पीएफआई में शामिल हो चुके हैं। पीएफआई की कायराना करतूत और मंसूबों ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों को मिले सीक्रेट डॉक्यूमेंट से पीएफआई का मकसद साफ हो गया है। पीएफआई देश में आतंकवाद फैलाकर हिंदुस्तान की सत्ता हथियाना चाहता है। दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इसके अलावा पीएम मोदी और आरएसएस बीजेपी के कई दफ्तर भी पीएफआई के निशाने पर थे। इसके लिए बाकायदा पीएफआई को खाड़ी देशों के अलावा देश के बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा है। जो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहती हैं, ऐसी ताकतें उनमें पीएफआई भी शामिल है। ऐसी ताकतें जो हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों को चलाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, विशेष रूप से हमारे जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, उनको टारगेट करके आतंकवादी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर के देशों से फंडिंग हो रही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने ये जो बताया है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग पीएफआई के निशाने पर थे। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह आज एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो पीएफआई के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और संघ के कार्यालयों को विस्फोट से उड़ाने की साजिश कर रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विगत 8 वर्ष से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विगत 17-18 वर्ष से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। तो क्या कारण है? क्या आपकी खुफिया जो सूत्र थे, क्या खुफिया एजेंसियां थी, जो आपकी सीआईडी थी, क्या ये हर स्तर पे फेल हुई है? क्या उसी के चलते हुए आज 18 वर्ष से मध्य प्रदेश के अंदर त्राहिमाम मचाया, अपराध चरम पर है, नाबालिग बच्चों का बलात्कार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों की तस्करी हो रही है, पर हमारे संवेदनहीन गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो भूपेंद्र सिंह जी पहले संज्ञान लें और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है उसको दुरुस्त चुरुस्त करें। अब सवाल है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में पीएफआई अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है? ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इस संगठन पर शिकंजा कसा जाए। ये संगठन कई मामलों में सीमी से कम नहीं है। ये संगठन पढ़े लिखे युवकों को धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाता है। हैरानी की बात तो ये भी है कि पीएम मोदी के श्योपुर दौरे के दौरान भी ये संगठन सक्रिय रहा। श्योपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम आबादी कम होने के बावजूद पीएफआई की एक्टिविटी बढ़ी है। चिंताजनक बात ये भी है कि मालवा अंचल सीमी का पहला केंद्र हुआ करता था, लेकिन 2006 में सीमी पर प्रतिबंध के बाद
पीएफआई ने इसका और ज्यादा विस्तार लिया। इंटेलिजेंस के अफसरों के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़, नीमच, खंडवा और बुरहानपुर सहित 25 जिलों में पीएफआई के एक्टिव मेंबर हैं। लेकिन श्योपुर के राजस्थान से नजदीकी होने के कारण यहाँ तेजी से संगठन की गतिविधि बढ़ी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में धार्मिक कट्टरवाद की जड़ें कितनी गहरी है और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। दूसरा सवाल ये भी कि क्या एमपी में जो हिंसा, सांप्रदायिक दंगे हुए, उनमें भी नए सिरे से जांच करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, मोहम्मद यूसुफ प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं पीएफआई के, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता हैं और एमडब्ल्यू अंसारी पूर्व डीजीपी हैं, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने सेवाएं दी हैं और छग से रिटायर हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। यूसुफ साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपके संगठन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस पर, बीजेपी के दफ्तरों पर हमला करने वाले थे। आपने मंत्री की बाइट सुनी होगी अभी, और मोदी सहित तमाम नेता, बीजेपी के बड़े नेता निशाने पर थे। ये आरोप आज नहीं लग रहे, पहली बार पटना में जो घटना हुई थी उसके बाद से लगातार लग रहे हैं। क्यों ना अब इस आपके संगठन पर बैन लगा दिया जाए और उससे जो अच्छी छवि वाले लोग हैं उनको किनारा कर लेना चाहिए। यूसुफ साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज कट रही है सर आपकी। आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है। आप मेरा सवाल सुन पाए कि नहीं? आपने बाइट सुनी अभी भूपेंद्र जैसा कि जी? देखिए, जैसा कि इल्जाम लगता आया है हमेशा से पीएफआई पर कि आतंकवादी संगठन है या देश विरोधी काम करते हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं पीएफआई के खिलाफ कि ऐसा कुछ किया हो। सब जानते हैं और हमेशा से बताते आए हैं कि ये देश के हित में काम करती है, ये लॉ के अंदर काम करती है, बिल्कुल संविधान के हित में काम करती है। लेकिन इसे फैब्रिकेटेड तरीके से बीजेपी सरकार जो है अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। सीधी सी बात ये, अभी जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अब किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना था इनको, इसके अलावा राजस्थान में चुनाव है। अब क्या है कि इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है इसी तरह। मध्य प्रदेश में तो ऐसे कोई आसार नहीं है ना, ऐसे कोई हालात नहीं है यूसुफ जी कि यदि यहाँ पे इस तरह के छापे मारेंगे तो उसका फायदा मिल जाएगा। ऐसा ध्रुवीकरण तो मध्य प्रदेश में पहले पिछले कुछ चुनाव में देखने को नहीं मिला। अभी इसको दूंगा गाली में। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अभी सबूत नहीं मिले हैं, 2013 में जो पटना में गांधी मैदान पर हुआ था, फायदा होता है तो इन्होंने मध्य प्रदेश में भी चालू कर दी, मध्य प्रदेश में भी शुरू कर दिया है इन्होंने। देखिए, कहीं पर भी सबूत नहीं मिले हैं कि पीएफआई ने कहीं पर भी कुछ ऐसी गतिविधि की हो जिसकी वजह से उसको बेल किया जाए। इन्होंने जहां भी केस किए, जहां भी इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, हमेशा ही से मतलब वहां से क्लीन चिट मिली है, अदालत से ही मिली है। अब हाईकोर्ट में देख लीजिए, जो भी इल्जाम लगे आज तक साबित नहीं हुए हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन आप देखिए कि पटना का जो मामला सामने आया था, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं थी ना 2013 में, जिसमें परवेज समेत तमाम लोग गिरफ्तार हुए थे। कर्नाटक में मामले सामने आए, केरल में मामले सामने आए, तो ये सबूत नहीं है क्या? पुलिस की एफआईआर डोमेन में पड़ी है, पब्लिक डोमेन में, कैसे इनकार कर सकते हैं आप उसमें? एफआईआर है, लेकिन नहीं उसके अंदर आप बताइए मुझे कि साबित कहाँ हुए? कुछ भी साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ मतलब इल्जाम लगाते हैं, साबित करने के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ऐसा किया गया है, क्योंकि ऐसा करते ही नहीं है पीएफआई वाले, ना ऐसा किया है कभी। मैंने जैसा बताया आपको कि जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में करते हैं, संविधान के हित में करते हैं, ये सारी चीजें संविधान के दायरे में करते हैं। लेकिन ये जो है इल्जाम लगाने में आगे रहते हैं, हमेशा इल्जाम लगाने में इल्जाम लगाते हैं। मैं आ रहा हूँ तनुज जी, आपके पास आ रहा हूँ। तनुज जी, वो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसे आरोप लगे, प्रमाण कहीं भी नहीं मिला, तो ऐसे में बैन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? वो कह रहे हैं क्यों लगाना चाहिए, तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या ये सबूत पर्याप्त नहीं है? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है वो निरंतर राष्ट्र में
इसी क्रम में काम करती है कि कौन सी पार्टी किस चीज से फंडिंग अपनी इकट्ठा कर रही है और किस तरीके से उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसका मकसद क्या है। ये बात पीएफआई की नहीं है, देश भर की तमाम पार्टियों के ऊपर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी निरंतर रूप से लगी हुई रहती है। ऐसे में अगर सुरक्षा एजेंसी और ईडी ने मिलकर अगर कहीं छापे मारे हैं देश भर में पीएफआई की पार्टी के ऊपर और कहीं पे भी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर छापे हैं और उनके बड़े जितने तमाम अधिकारी हैं उनकी अगर गिरफ्तारियां हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई ऐसा संदेह या ऐसा कोई सबूत या ऐसे कोई लिंक के आधार पे ही कोई इसमें कार्रवाई आगे की जा रही है। जहां तक की सवाल है, हम राष्ट्र हित की अगर बात करें तो राष्ट्र में रहने वाले तमाम मुसलमान जो यूसुफ साहब, आप पर ही कैसे क्यों आरोप लगते हैं? जो दस्तावेज मिले हैं, जो पटना पुलिस ने सामने रखे, जो एनआईए ने सामने रखे हैं कि आप 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के बाद, तो 47 में, आप 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने आपका मकसद था, ये कितना सही है? ये सब झूठे हैं, फैब्रिकेटेड है। देखिए, कुछ भी ऐसे दस्तावेज नहीं मिले हैं, ये कुछ भी उठाकर ले जाते हैं और अपनी तरफ से लिख देते हैं। लेकिन सिमी के लोग तो जुड़े हैं ना आपसे, जिस संगठन पर कोई लेना देना नहीं है। क्या ये माने कि एनआईए और ईडी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्र की, वो मतलब गलत कार्रवाई करती है? क्या वो उसकी कार्रवाई करने के तरीके नहीं सर, ये राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्र सुरक्षा एजेंसियां जब कभी भी इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई करती है, यूसुफ साहब सीधे सीधे आप एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। एजेंसी पे हम सवाल उठा ही नहीं सकते। प्रशासन के दबाव में काम करती है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हैं, अंसारी साहब, क्या एजेंसियां प्रशासन के दबाव में काम करती हैं? यूसुफ साहब कह रहे हैं कि ये दबाव में कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन छापों को आप किस तरह से देखते हैं, इनकी गतिविधियों को किस तरह से देखते हैं पीएफआई के आप? अंसारी साहब, 10 साल हो गए हैं, काफी टाइम से ये हमेशा बैंड करना है, बैंड करना है। इनके पास कभी कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन ने इस बार इस पे इतना दबाव बिना सबूत के सिमी जैसे संगठन पर भी बैन नहीं लग सकता था। यूसुफ साहब, छापेमारी करते हैं, छापेमारी में कुछ भी नहीं मिलता है। धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी ना। पीएफआई को पखाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, ऐसी जानकारी और ऐसे कुछ मजबूत उनके पास सबूत है एनआईए के पास। ईडी की एंट्री क्यों हुई? इसलिए तो हुई कि विदेश से आपको फंड मिल रहा है। सबूत है तो सामने पेश करें, अदालत में पेश करें, सबूत है तो। पिछली बार भी इन्होंने, देखिए पिछले साल भी इन्होंने जब रेड मारी थी ऑफिस, अपने सारे सबूत पेश करेगा। मेरा ये कहना था, देश भर में रहने वाले समस्त मुसलमान भाई जो भी राष्ट्र हित में सोचते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, सभी राष्ट्र एकता का परिचय देते हैं। लेकिन जब कभी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें बैंड करने की बात आती है, तो मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो कि देशद्रोह की तरफ कदम अगर बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे संगठनों पर कार्रवाई। यूसुफ जी, ऐसे अच्छे लोगों को तो किनारा कर लेना चाहिए। यदि कोई गलत लोग आ गए, पहली बार तो जोड़ना ही नहीं चाहिए था। जुड़ गए हैं तो उनसे बाहर निकल जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, ना ही उन्हें लेते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जुड़े हैं आपके साथ बड़ी संख्या में। नहीं, आज तक किसी के ऊपर सबूत ही नहीं मिला है, ना ही कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हमेशा आप देखिए, सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग आते हैं इसके अंदर। ठीक है अंसारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। तनुज जी, आपके पास भी लौटूंगा। अंसारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंसारी जी, मनमोहन साहब आपको मैं सुन पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं देखिए जो सवाल आप कर रहे हैं इसका सही जवाब तो यहाँ के इंटेलिजेंस विभाग दे सकता है, लेकिन आप लंबे समय तक पुलिस में रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एजेंसियां दबाव में कार्रवाई कर रही हैं? जो प्रमाण आ रहे हैं सामने, जो घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं आपकी बात समझ गया। ये तो आप खुद देखिए ऐसा है कि मैं ये सवाल नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टी सवाल कर रही है कि चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो, जितने भी कार्रवाई की गई है तमाम अपोजिशन के पार्टी के खिलाफ, जो लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ में, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अभी तक अभी एक हफ्ता पहले की इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का रिपोर्टिंग है कि 95% जो कार्रवाई हुई है, 95% जो कार्रवाई है तमाम अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हुक्मरी को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जो है अपने ये क्या कहते हैं कि जुल्म से आजादी की आवाज उठा रहे हैं, खौफ से आजादी की आवाज उठा रहे हैं, और तमाम जो है चीजों जो उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
मेरा पीएफआई और एसडीपीआई पे जो कार्रवाई हो रही है, तो मुझे उसके बारे में पीएफआई पर कार्रवाई भी आप उसी नजरिए से देख रहे हैं क्या अंसारी साहब? पूरी बात सुने भाई। अब आप बीच में टोको मत, बोलने के जब इन्वाइट किया तो नहीं, हमें आप बोलने जिस तरह से दो। भूमिका बना रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि पीएफआई पर भी उसी तरह से कार्रवाई हो रही है। वो अच्छे काम कर रही है तो उस पर कार्रवाई भी वैसे ही हो रही है। पीएफआई के बारे में जानते नहीं। देखो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ पीएफआई। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा पीएफआई जिस तरह से 16 स्टेट्स में कार्रवाई 100 पे कार्रवाई हुई, इससे पहले भी जमात वालों पे कार्रवाई हुई थी। सभी जमात के लोग जो है छूट गए, बायत बरी हो गए, सिविल पे कार्रवाई छूट गए। आप उठा के देखो कि एनआईए जो कार्रवाई कर रही है और खास से जो टेररिस्ट उनको अंदर कर रही है, उसमें जो है कन्विक्शन रेट जो है लेस देन 15% है, कभी 14%। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को उठा के देख लो। वो तो सारे रिकॉर्ड आपको ही पता है ना, डीजीपी रहे हैं आप, तो आपको पता है कि सजा का रिकॉर्ड कैसा है। चाहे चोरी में देख लीजिए, चाहे डकैती में देख लीजिए, चाहे रेप में देख लीजिए। इससे क्या यह धारणा मान ली जाए कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो गलत है? आरएसएस जो है, मेरी बात सुन में भाई, हम नहीं कह रहे, प्रोफेसर राम पुनियानी तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं कि आरएसएस इज ए मीनेस टू दिस कंट्री। हम नहीं ये बात कर रहे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो भारतीय और भारतीयता के खिलाफ हो चुकी है। राष्ट्रवाद के नाम पे पूरे मुल्क की फिजा को, भारत की फिजा को खराब कर दिया है। हम पुलिस पर रहना, मतलब वो फिजा को खराब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 2047 तक इस्लामिक राष्ट्रवाद बना देंगे। उसके प्रमाण मिल रहे हैं, उसके दस्तावेज मिल रहे हैं, विदेशी फंडिंग आ रही है, उसको आप जायज ठहरा रहे हैं एक तरह से। मैं पीएफआई पे बात कर रहा हूँ, आप वहां चले जाते हैं कि बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। रिटॉरिक जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो, ये सभी अंसारी साहब, आप एक और रबिश है। मेरी बात सुनो, एक जिम्मेदार पद से रिटायर हुए हैं, आपकी बात में वजन होनी चाहिए। में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिंज एलिमेंट हो सकता है, तो उस फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ में ऐसे तत्व अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपने कहा कि इनको पैसा बाहर से आ रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या जो सेंट्रल पार्टी, आपने कभी इलेक्शन बॉन्ड के बारे में जानने की कोशिश किया कि जो रूलिंग पार्टी उसके पास इलेक्शन बॉन्ड इतना पैसा कहां से आ रहा है? आपने सारी चीजों की, सारी जो रूलिंग पार्टी हो चाहे जो विपक्ष में पार्टी हो, उनके पास जो चंदा आता है उसका रिकॉर्ड देते हैं ना। उनके फंडिंग कहाँ तो हो रही है? आप लेकिन फंडिंग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखो फंडिंग वहां तो हो रही ना, जो सब चुनाव आयोग में स्पष्ट है। अंसारी साहब, आप कहीं का रीढ़ कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा बना रहे हैं। आप पीएफआई की तुलना कांग्रेस बीजेपी के फंड से कर रहे हैं। अंसारी साहब के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। कोई मुस्लिम स्टेट नहीं बना सकता, इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकता, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मुल्क जो चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये मुल्क जो है रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ये मुल्क जो है अंसारी साहब तो कानून से ही तो चल रहा है। बाबा साहब ये कानून पर भी भरोसा नहीं है क्या आपको? उस सिस्टम पे भरोसा नहीं जिस सिस्टम के आप हिस्सा रहे हैं? जी, जिस सिस्टम के आप हिस्सा रहे हैं उस सिस्टम पर भरोसा नहीं है क्या कि वो गलत कार्रवाई कर रहा है? जो आप सवाल कर रहे हो ना, वो आपका ठीक है, तनुज जी कुछ बोले। तनुज जी, मैं कह रहा हूँ कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको आवाज उठाने के खिलाफ है, किसी के भी द्वारा जो कार्रवाई निरंतर रूप से चालू है, इन कार्रवाई के अंतर्गत किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आज पीएफआई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जिससे बीजेपी को कोई चुनावी प्रक्रिया में कोई नुकसान हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर कहीं अगर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अगर इसको ढूंढा गया है और इसमें कुछ अगर कहीं की फंडिंग पाई गई है जो कि टेरर फंडिंग कहलाती है, अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो वो राष्ट्र हित में तो नहीं है, वो निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अगर इस तरह की किसी ने मना तो नहीं किया। अगर कोई चलिए चर्चा मैं आपके पास फिर लौटूंगा, तनुज जी आपके पास फिर लौटूंगा। अभिनव जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। यूसुफ साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। तनुज जी, अभिनव जी, सिमी पर कार्रवाई, सिमी पर प्रतिबंध आपकी सरकार रहते हुए लगा था, यूपीए की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और आप भी इसकी पैरवी कर रहे हैं कि यदि गलत है तो प्रतिबंध लग जाना चाहिए। लेकिन अंसारी साहब को भी सुना है आपने, यूसुफ जी को भी सुना है, वो कह रहे हैं राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं।
अभिनव जी। यूसुफ जी, अंसारी जी, आप ये फील नहीं करते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही नहीं? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, पीएफआई कोई पार्टी नहीं है जो इस तरीके का नुकसान आरएसएस बीजेपी को बिल्कुल। पहुंचाए। अभिनव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुज जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभिनव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और क्या वजह है? अभिनव जी, राजनीति में देखिए अभिनव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। पार्टी की जरूरत नहीं होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बना सकते हैं। अभिनव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभिनव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हेलो, अभिनव जी, अभिनव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिनव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी तरफ से म्यूट है। देखिए आपकी तरफ से म्यूट है। हेलो, हेलो, मैं आऊंगा अंसारी जी, आपके पास आऊंगा। अभिनव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ, अब आई आपकी आवाज। अभिनव जी, ये क्या कर रहे हो अभी? मुझे ये बताओ, आपकी डिबेट के कितने मिनट बचे बताओ। अरे मैं कितनी देर से आपको बोल रहा हूँ ना, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। आपके पास पर्याप्त समय है, जितना समय उनको दिया आपको भी मिल जाएगा। अभिनव जी, आपने मेरा सवाल सुना, आप समय जाया मत कीजिए प्लीज, समय जाया मत कीजिए। यहाँ पर अभिनव जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? भाजपा के प्रवक्ता है क्या यहाँ पर? अभिनव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं तो सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं कि आपकी पार्टी भी पैरवी कर रही है, प्रतिबद्ध लगना चाहिए कि राजनीतिक साजिश से क्या ये कार्रवाई हो रही है? अभिनव जी, देखिए डबल से अभिनव जी को जोड़िए, उनकी आवाज नहीं पहुंची। तनुज जी, अंसारी जी को भी आपने सुन लिया, यूसुफ जी को भी सुन लिया, जो कह रहे हैं दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है। क्या आपको लगता है कि ईडी जैसी संस्था, सीबीआई जैसी संस्था भी दुर्भावना से कार्रवाई करती है? बिना साक्ष्यों के आधार पर पूरे देश में छापे पड़ जाएंगे, ऐसा मुमकिन है? सत्य सबूत मिलते हैं और उसके पास में गलत काम करते हैं तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसकी जो बात करो कोई बात नहीं। अगर सुरक्षा एजेंसी इस तरह की काम कर रही है तो कहीं मैं ये मानूंगा वो निश्चित रूप से देश हित का ही काम है, और देश हित में उसको कुछ ना कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही होगी। वो हम सबकी सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी हम सबकी सुरक्षा का मुद्दा होती है, और वो हम सबकी देश की सुरक्षा का ही ध्यान रखने के लिए बनाई गई है, गवर्निंग बॉडी है। तो हम उसको कहीं भी ये नहीं सोच सकते कि वो हमारे अगेंस्ट या कुछ इस तरीके से कार्रवाई या अवैधानिक कार्रवाई को अंजाम देगी। मतलब मैं नहीं सोचता हूँ इस चीज को। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई को हम इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं कि वो किसी के प्रभाव में या राजनीतिक दल के दबाव में कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अभिनव जी, माफी चाहता हूँ, मैं आप तक नहीं लौट पाया हूँ, आपको समय नहीं दे पाया हूँ। कि आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्रवाई को जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, वैसे सवाल शायद नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से अंसारी जी कह रहे हैं, उसकी तुलना अन्य संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को जिस तरह से चंदा मिलता है उसके नज़रिए से देख रहे हैं, ये भी शायद गलत है। क्योंकि पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वो अब तक संदिग्ध ही नहीं आई। कई मामलों में उसके प्रमाण भी सामने आए हैं, चाहे पटना का मामला हो, चाहे हमने कर्नाटक का मामला देखा हो, और कई घटनाओं में पीएफआई के कुछ जो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि उनकी संलिप्तता कैसी रही है और वो किन गतिविधियों में लिप्त थे, किस तरह से ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो गतिविधियां हैं उसको देखकर जो कार्रवाई हुई है उसे एक तरह से जायज़ ठहरा सकते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि उस पर बैन लगेगा कि या नहीं लगेगा, और उसका असली मकसद जो है वो यही था या इसमें भी और भी उनकी कुछ रणनीति थी। फिलहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।